हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि रात के 9 बज चुके हैं और मैं आप सबके बीच में उपलब्ध हो चुका हूं। दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि मैं डेली रात 9 बजे आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, कवर पेज पे आप देख रहे होंगे कि सर प्रोनाउन का कहीं ना कहीं फोर्थ लेक्चर लगा हुआ है। मतलब इसके पहले जो हमारी ये सीरीज चल रही मेरे भाई, वो प्रोनाउन की ही सीरीज चल रही है और कंटिन्यू हम पर्टिकुलर प्रोनाउन को पढ़ने का प्रयास करें। एक एक प्रोनाउन हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा सर रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है सर फाउंडेशन वे में उतना मैंने कवर करा है। उसी के साथ साथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी देखा था दोस्त। और आज देखते हैं अगले जो प्रोनाउन की बारी होगी उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक बात थंब इम्प्रेस कर दीजिएगा। ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ क्लियर जा रही हो मेरे दोस्त, और सभी एजुकेशनल ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपके बीच में भाई बोला ना कि 9 बजे डेली उपस्थित होता हूँ भाई, और सारे पर्टिकुलर प्रोनाउन को लेकर आप सबके बीच में कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है ना। पहले मैंने आपको कह दिया कि फाउंडेशन आपकी जैसी बेसिक क्लियर होती है मेरे भाई, इंतजार अब आपका खत्म होने वाला, क्योंकि मंडे से आप सबके बीच में मैं हर एक टॉपिक के क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने फाउंडेशन टाइम एंड टेंस का कराया था, यानी सर अब एक अलग प्लेलिस्ट में बना के दे दूंगा आपको। मैंने पहले ही बताया जितने बेसिक चीजें होंगी, फाउंडेशन की चीजें होंगी, आपको इस जो प्लेलिस्ट बनी हुई इंग्लिश की, इसमें आपके मिलेगी मेरे भाई क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट होगी। हर एक फाउंडेशन टॉपिक जो मैं पढ़ा रहूंगा सबके क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज वहां पे रहेगी। वहां से मेरे भाई एडवांस लेवल की आपकी तैयारी होगी। जितने भी कंपिटिटिव लेवल्स के बच्चे भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंग्लिश पूछ रहा है तो रामबाण साबित होने वाली है आपके लिए। जाके वो प्लेलिस्ट आप जरूर पढ़ोगे। पहले आप फाउंडेशन थोड़ा देखते रहिए, ठीक है ना। याद रखिएगा मंडे से आपको वो क्लासेस जरूर इसी समय पे दे दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी रात 9 बजे क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज का। और सबसे पहले जो टॉपिक आएगा मेरे भाई वो टाइम एंड टेंस का आएगा, ठीक है ना। वो मैंने आप वादा करता हूं भाई कि अगर एक बार वो सीरीज आपने देखा, क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज देख लिए, तो आपके सारे जितने भी कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाएंगे। कभी आपको दोबारा पढ़ने की वो टॉपिक जरूरत नहीं पड़ेगी। वादा रहा है हमारा आपसे, ठीक है ना। मैंने बोला सत्यम सर के भी आपसे झूठा वादा नहीं करते। तो चलिए आज के सेशन का आगाज करेंगे मेरे दोस्त। एक बार प्यारी से आप लोग कमेंट्स कर दीजिए भाई, थंब इम्प्रेस कर दीजिए। और ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ क्लियर जा रहा है तो एक बार थंब इम्प्रेस करिए। चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं बेहतरीन तरीके से। एक बीच बता दूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा, मैंने बोला ना कि हमेशा इस बात को कहता हूं कि कॉपी कलम निकाल के रखा करो भाई। जितने ग्राफ होंगे, मैंने बोला गोली की तरह कॉन्सेप्ट जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ग्राफ आपके नोट्स में बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके पहले जितने भी लेक्चर है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर मैंने पढ़ा ही दिया, कवर करा दिया, जाके उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन का आगाज करेंगे मेरे दोस्त एक बेहतरीन क्वेट्स के साथ। चलिए देखिएगा, अगर मैंने बोला कि सर अभी हमारी जितनी भी प्रोनाउंस हो गई वो सारी चीजें कवर हो गई, अब मैं आज जो प्रोनाउन पढ़ने वाला हूं मेरे भाई वो समझिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। कौन सी? इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ने वाले। तो एक बार हेडिंग कर लीजिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हेडिंग करेंगे मेरे दोस्त? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। इस प्रोनाउन में हम देखने का ही काम करेंगे मेरे भाई। देखिएगा, अगर मैं बोला सर इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम कैसे पड़ा, कहीं ना कहीं अनिश्चितता को शो करेगा ये प्रोनाउन हमारी। अब अनिश्चितता को शो कैसे करता है वो चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहले आप जान लीजिए सर रियल में इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या। याद कैसे करेंगे? सब बोलते हैं, एक साथ याद कर लो। बोला सर एवरीवन या समबडी, एनीवन, एवरीबडी, ये सब चीजें हमारी क्या होती है? इंडेफिनिट प्रोनाउन में आती है। अब सब एक साथ याद करा तो सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैंने बोला कि जो आपको दिक्कतें होगी वही तो समाधान करने के लिए आपके बीच में आता हूं। कठिन से कठिन टॉपिक जो आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिस टॉपिक मेरे भाई कमेंट्स करिए, पर्टिकुलर आपको मैं वीडियो दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, वादा कर रहा हूं आपसे। बस सपोर्ट बनाए रखिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। जरूर वो दिन आएगा ना कि हर एक टॉपिक एकदम बोला चिरपुटिया मेथड में सर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन किस एकदम सरल वे में हम याद करने का प्रयास करेंगे बेटा। पहले आपको समझना है, जैसे मैंने बोल दिया बड़ी बोल दिया, ठीक है ना। आगे मैंने बोल दिया वन बोल दिया, और इसी के नीचे जरा ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा थिंग लिख दिया, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइएगा सर बड़ी से बनने वाले कितने शब्द हो सकते हैं, आप बताइएगा। अब बड़ी से बनने वाले आपने बना दिया सर समबडी। क्या बना दिया? समबडी। आगे आपने बना दिया सर एनीबडी। क्या बन सकता है? एनीबडी। आगे आपने बनाया इससे सर एवरीबडी। क्या बनाएंगे आप? एवरीबडी। और आप क्या बना सकते हैं सर? नोबडी भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नोबडी। अब आपको मैंने बोला कि सर बड़ी से बनने वाले जितने भी तुम शब्द बनाओगे सब हमारे क्या होंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बोला सर वन से बनने वाले जितने शब्द होंगे वन से बनाओगे तो कैसे बनेगा बेटा? आप बताने हैं कि सर समवन बना सकते हैं,
या तो एनीवन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एनीवन बना सकते हैं। आगे क्या बनाएंगे भाई, एवरीवन बना सकते हैं, या आप क्या बना सकते हो, नो वन बना सकते हैं, ठीक है ना। ये भी वन से बनने वाली भी हमारे जितने प्रोनाउन हो गए सब क्या हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। जरा नीचे आना है, अब थिंग से बनाना है। थिंग से क्या बनेगा भाई, समथिंग भी बनेगा। आगे क्या बनेगा बेटा, एनीथिंग भी बनेगा, क्या बनेगा, एनीथिंग बनेगा। आगे आपका क्या बनेगा, एवरीथिंग बनेगा। और आगे आपका क्या बनेगा, नथिंग बनेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको तरीका बताया बेटा। अब बोले सब अगर एक साथ याद करोगे, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नन। आगे बोला कि सर समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। सारी चीजें तो याद नहीं रह सकती ना। सीधा सीधा आपको समझना है सर, बडी से बनने वाले सारे शब्द और थिंग से बनने वाले सारे शब्द, वन से बनने वाले सारे शब्द हमारे क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। यानी सब के नीचे लिख लेना कि आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होंगे भाई, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। बताओ कोई दिक्कत है, यहां तक की बातें समझ गए कि नहीं, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, हमारी जो बडी और वन होती है, क्या होती है, जो हमारी बडी और वन होती है बेटा, ये कहीं ना कहीं पर्सन को शो करेंगे। किसको शो करेंगी, पर्सन को शो करेंगी। समझ में आ रहा होगा, बडी और वन क्या करते हैं, पर्सन को शो करते हैं मेरे भाई। लेकिन अगर थिंग की बात करते हैं, ऐसे ही पता चल रहा है ना, सम बडी मतलब कोई एलबी है, लिविंग बीइंग है, या सम वन मतलब किसी व्यक्ति की बात करें भाई, एलबी है, लिविंग बीइंग है। लेकिन समथिंग की बात करता हूं तो एनएलबी समझ में आ जाता है ना। यानी समझ लेना, बडी और वन क्या करेंगे, एलबी मतलब लिविंग बीइंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लिविंग बीइंग की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही थिंग की बात कर दिया मेरे भाई, ये एनएलबी मतलब नॉन लिविंग बीइंग की बात करेगा। इतनी चीजें तो आपकी क्लियर है, बताओ समझ रहे हो कि नहीं। यानी सर बडी और वन से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे, ये ऑलवेज सूट क्या करेंगे, एलबी को शो करेंगे। और बताइए थिंग से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे, एनएलबी को शो करेंगे, नॉन लिविंग बीइंग को शो करेंगे। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं। एकदम पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहली वे बता रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना। इंडेफिनिट प्रोनाउन सर किसे कहेंगे, बडी, वन और थिंग से बनने वाले जितने प्रोनाउन होते हैं मेरे बेटा, इसको सबको क्या कहेंगे, हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, सबसे पहली बात। और बडी वन क्या करता है, हमेशा रिलेट करता है, शो करता है सर एलबी को। थिंग क्या शो करता है मेरे भाई, थिंग एनएलबी को शो करता है। बताओ यहां तक की बातें क्लियर हो गई कि नहीं सर, बिल्कुल क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे आपको क्या समझना है भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन के नेचर की बात करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर नेचर की हम बात करते हैं बेटा, तो एक चीज समझना कि दे ऑलवेज, दिख रहा है ये कलर, बिल्कुल दिख रहा है। बोला इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर नेचर की बात करेंगे ना, तो ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर ऑल, मतलब ऑलवेज सिंगुलर यू कैन सी। क्या बोला, ऑलवेज सिंगुलर। ये हमारे क्या होंगे बेटा, ये हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। भाई एक चीज तो पहले ही पता है, लाइक एज ए सब्जेक्ट, लाइक एज ए वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे जितने भी होंगे, सबके नेचर क्या है, ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर, और हमेशा सिंगुलर के जैसे ट्रीट करेगा भाई। और उसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। बताओ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, यहां तक समझ गए कि नहीं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेना। अगर मैं कह दूं everybody is the master of his faith। अब जरा इस सेंटेंस को देखिएगा और बताइए मुझे, सेंटेंस सही लिखा है मैंने कि गलत लिखा है, बताइए। एक बार इसको देख के बताइए, सेंटेंस मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है बेटा, जल्द से जल्द बताना। बोले एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज पैथ। सर सबसे पहले हमको समझना है कि ये अगर बॉडी से बना है, यानी कहीं ना कहीं ये हमारा क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसका नेचर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। और अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लेगी, सिंगुलर ही लेगी। तो एवरीबडी के बाद क्या लगा, एज लगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगाया। सर नेचर भी तो बिल्कुल क्लियर है, एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज पैथ, मतलब प्रत्येक लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। तो बता सेंटेंस तो सर एकदम पूरी तरीके से क्लियर है। अगर मैंने बोला कि प्रत्येक लोग रेडी है इस काम को करने के लिए, तो कैसे बोलोगे आप, ऐसे कहोगे ना, एवरीबडी इज रेडी टू डू दिस वर्क। अब आप मुझे एक चीज बताइए बेटा,
अगर इनकी मैं बात किया तो एवरीबडी मतलब प्रत्येक लोग, तो सबसे पहले तो पता चला सर ये लिविंग बीइंग की बात कही जा रही है और बड़ी से बनने वाला शब्द है, तो बोला एवरीबडी कौन सा प्रोनाउन है, आपने बोला सर इंडेफिनिट है। इसके बाद नेचर की बात करेंगे तो सिंगुलर और भी लगेगा। भाई क्यों लगेगा, क्योंकि सर हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनका नेचर ही होता है ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर के जैसे ट्रीट करेंगे बेटा और वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आई कि नहीं, नॉर्मल एकदम चिरपुटिया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। बताओ जैसे अगर मैंने नथिंग के लिए बोल दिया, नथिंग के लिए जैसे मैंने बनाना चाहा तो क्या बोला, जैसे देखा नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, बोला मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यानी किसी भाई आर्टिकल्स की बात कही जा रही है। अगर नथिंग की बात करें तो यहाँ पे एनएलबी शो हो रहा है बेटा, नॉन लिविंग बीइंग शो हो रहा है, लेकिन अगर थिंग से बना है, किससे बना है, थिंग से बना है, तो ये मेरा इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। इंडिफिनिट प्रोनाउन के नेचर की बात करेंगे बेटा तो क्या होता है बताओ, ऑलवेज सिंगुलर। क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा टेक करेगा, सिंगुलर वर्ब टेक करेगा। आगे देखते हैं नथिंग के बाद क्या लगा है, सर नथिंग इज लगा है। ये नहीं कह सकते तुम नथिंग और इम्पॉसिबल फॉर मी, ये चीजें तो नहीं कहोगे। बताओ यहाँ तक की नॉर्मल बातें एकदम चिरपुटिया मेथड समझ में आया कि नहीं बताओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो ये ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो इसके क्या है, हमारे नेचर क्या होते हैं, क्या क्रेसिटी होती है, वो चीज़ एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जरा ध्यान दीजिएगा, अभी यही इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म नहीं होता, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसी के आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ भाई, देखना इधर देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा आल की, मैं बात करूंगा सम की, मैं बात करूंगा फ्यू की, मैं बात करूंगा वन की, मैं बात करूंगा मोस्ट की, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब बोला सर ये क्या होते हैं, इनको बोला कि सर आल सम फ्यू वन मोस्ट, ये भी हमारे कहीं ना कहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके पहले जो मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको बताया बेटा, बोला कि दे ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अब बोला सर वो तो हमेशा सिंगुलर होते थे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते थे, लेकिन यहां मैं बात करूंगा आल सम फ्यू वन मोस्ट की। अगर मैं बात करता हूं, एनी भी आता है बेटा, ठीक है ना, इसमें एनी भी लिख लीजिएगा। अगर ये चीजें हैं तो सर ये बताइए ये सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे। अब बोला कि ये सिंगुलर जैसे ट्रीट करेंगे तो ये प्लूरल जैसे ट्रीट करेंगे बेटा, ये बाय नेचर होगा, नेचर के अकॉर्डिंग दे आर ऑलवेज सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर भी होंगे प्लूरल भी होंगे बाय नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग। सर नेचर क्या कहना चाहेगा वो चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। अब बोला सर इन चीजों से जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं, अगर मैंने बोला इंडिकेट थिंग, और आगे मैंने बोला दूसरा सेंटेंस, दूसरा टॉपिक इंडिकेट पर्सन, देखिए दो सीरीज बन गई, दो सिचुएशन बन गए। बोला ये जो भी हमारे शब्द हैं इनसे अगर दो चीजें इंडिकेट होंगी, बोला कि सर ये सिंगुलर भी होंगे प्लूरल भी होंगे बाय नेचर, नेचर के जैसे होंगे। अब नेचर समझना है किस नेचर में सिंगुलर होगा, किस नेचर में प्लूरल होगा। बोला मैंने इंडिकेट थिंग्स, अगर इन चीजों से किसी थिंग्स को दिखाना है तो ये क्या होंगे बेटा, ये सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अगर ये सिंगुलर हैं तो वर्ब कौन से टेक करेंगे, उस समय सिंगुलर वर्ब टेक करेंगे। लेकिन अगर बोला कि अगर सर इनको पर्सन दिखाना हुआ तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हमारे प्लूरल हो जाएंगे। और कौन सी वर्ब टेक करेंगे बताओ, प्लूरल वर्ब होंगे। यानी समझ रहे हो कि नहीं कि अगर ऑल सम फ्यू वन यानी मोस्ट की बात करेंगे बेटा तो ये सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा बट बाय नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग। अब बोला सर नेचर क्या होगा, अगर इंडिकेट अ पर्सन, अगर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है तो ऑलवेज ट्रीट एज अ प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। अगर इंडिकेट किसी थिंग को कर रहा है तो ऑलवेज यूज्ड इन ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। उस समय क्या होगा, सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब टेक करेगा मेरे भाई। कब की बात कर रहे हैं, जब उससे किसी थिंग की बात कही जाएगी। अब बोला सर एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित था, एक सेंटेंस बहुत ज्यादा प्रचलित था, ऑल इज वेल। क्या प्रचलित था, ऑल इज वेल। अब मुझे आप बताना चाहेंगे, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ पाए होंगे आप। जैसे मैं केवल बात करता हूं, अभी एक पर्टिकुलर लेकर चलता हूं, ऑल और सम को ले चलता हूं, ठीक है ना। ऑल की बात कर दूं और सम की बात कर दूं। आप मुझे इतना बताइए कि ऑल इज वेल आपने सुना है, क्या सुना, ऑल इज वेल आपने सुना है, ऑल इज वेल। अब बोला सर ये ऑल इज वेल आप बता सकते हैं किसके लिए है,
ये ऑल यहाँ पे क्या है? ऑल अगर सर आपने बताया कि ऑल और सम की ही बात करते हैं, ऑल और सम की ही बात करते हैं सर, इनमें ये एक कंडीशन में सिंगुलर भी होगा और एक कंडीशन में ये प्लूरल भी होगा। सर सिंगुलर कब होता है? जब ये किसी थिंग को इंडिकेट करेगा, यू कैन से एनएलबी को, एनएलबी को। अब बोला सर तब इस टाइम में ये हमारे सिंगुलर होंगे और सिंगुलर जैसे ही ट्रीट करेंगे सिंगुलर वर्ब टेक करेंगे, ठीक। अब बोला अगर ये किसी पर्सन को अगर इंडिकेट करता है, यानी कह लीजिए आप एलबी मतलब लिविंग बीइंग को, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेगा सर? ये प्लूरल होगा। मतलब अब सीधा सीधा कंडीशन मेरे बीच में क्या आ गया जानते हो कि आल और सम हमेशा अगर सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो समझ लेना वो एनएलबी है, आल और सम अगर प्लूरल वर्ब लेते हैं तो समझ लेना वो एलबी है। अब बोला ऑल इज वेल, अब बोला सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक है। भाई आप एलबी हो, आपका जो समाचार होता है वो एलबी में आता है कि एनएलबी में आता है? भाई अपने बारे में बताओ, व्हाट अबाउट यू? अगर अपने बारे में आप बताते हो तो अपने बारे में जो आपके बारे में होता है वो एलबी होता है कि एनएलबी होता है? बट आप एलबी में आते हो, आप एलबी में आते हो। ऐसे क्वेश्चन था ना कि एग्री के साथ टू कब लगता है, कब विथ लगता है? बोला मैंने आपके प्रपोजल से सहमत हूं, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। अब बोला सर मैं आपसे सहमत हूं, आई एम एग्री विथ यू। उस कंडीशन में ना बोला एग्री के साथ टू कब लगता है? जब एनएलबी का मैटर होता है, नॉन लिविंग बीइंग का। एग्री के साथ विथ कब लगता है? जब एलबी का मैटर होता है, लिविंग बीइंग का। मैं आपसे नहीं आपके प्रपोजल से सहमत हूं, प्रस्ताव आपका क्या होगा? एनएलबी होगा। जरा अंदर तक जाके सोचा करो। अब बोला सर मैं आपसे ही सहमत हूं, आप मतलब मतलब एलबी, मतलब समझ रहे हो ना बेटा? क्लियर है कि नहीं? थोड़ा बोला ना कि सर इंग्लिश क्या होता है, सीधा सीधा इतना समझना है, इंग्लिश इज नथिंग, दैट्स अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है, कुछ है नहीं, सीधा आपको समझना है। व्हेन यू थॉट इन अ डीप देन यू लर्न इन अ डीप। जितना डीप में सोचोगे इतना डीप में तुम सीखोगे। मैं वादा करता हूं भाई, अगर सोचना तो मैं सिखवा दूंगा, तो सीखोगे काहे नहीं। अब बोला सर ऑल इज वेल, तो ये हमारा समाचार होता है भाई सब कुछ बढ़िया, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें ठीक है। अब बोला कि अगर थोड़ा इसको बढ़ाना चाहूंगा और बढ़ा के अगर मैं लिख दूं बेटा, अगर इसी को मैं बढ़ा के लिख दूं और अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं ऑल इज वेल इन योर फैमिली, इन योर फैमिली, अब बताओ क्या सेंटेंस सही होगा? अब बोला सर ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि जो ये आल यहां पे सर आपने लगाया है, ये आल किसके लिए बाबू? ये आल किसके लिए? आपके फैमिली के लिए। फैमिली दैट्स द मीन ऑफ एलबी। तो सर गलत हो गया। आपको करना क्या था? ऑल आर वेल इन योर फैमिली, क्योंकि ऑल अगर प्लूरल लेगा भाई तभी समझ में आएगा कि एलबी है, किसी पर्सन को डिनोमिनेट कर रहा है भाई, इंडिकेट कर रहा है। बात समझ गए? ऑल आर वेल इन फैमिली कहने का मतलब ऑल आर वेल क्यों कहोगे? आपके परिवार में सब ठीक है ना, तो आपके फैमिली की बात कही जा रही है। सर एलबी की बात कही जा रही है। ऑल से अगर किसी एलबी लिविंग यानी पर्सन को इंडिकेट करेंगे तो ये अपने साथ क्या लेता है? अपने साथ प्लूरल लेता है, ना कि सिंगुलर, याद रहेगा। और अगर मैं कह दूं कि इस कमरे की सारी कुर्सियां ठीक हैं, ध्यान से समझना, मैंने बोला इस कमरे की सारी कुर्सियां ठीक हैं, तो ऑल चेयर्स इज वेल इन दिस रूम, आर वेल नहीं करना हो मेरे भाई। यहां पे क्या करोगे? अगर मैंने बोला कि इस कमरे की सारी कुर्सियां ठीक है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ऑल चेयर्स इज वेल करना है कि आर वेल करना है? इज वेल या आर वेल इन दिस रूम, इस कक्षा की या इस कमरे की सारी कुर्सियां ठीक हैं, तो ऑल चेयर्स। अभी बताओ ऑल किसके लिए लगा है? सीधा सीधा सर एनएलबी के लिए लगा है। जो आपकी चेयर्स है वो थिंग है, मतलब एनएलबी है ना भाई। ऑल अगर एनएलबी के लिए लगा है तो सीधा सीधा सर सिंगुलर वर्ब टेक करता है, ना कि प्लूरल टेक करता है। बताओ, आई होप समझ गए होगे भाई। अब तो दिक्कत हो ही नहीं सकती, स्क्रीनशॉट बनाओ, आगे बढ़ो, कभी दिक्कत नहीं होगा। एक चीज मैं बता दूं, मैंने बोला दिस फाउंडेशन क्लास ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की फाउंडेशन क्लास है बेटा। परेशान नहीं होना, एकदम अच्छे अच्छे मीठे मीठे जहर कंसेप्ट से आपको रूबरू कराऊंगा प्रोनाउन की क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज में। और मैंने बोला आपकी उम्मीद की घड़ी एकदम खत्म होने वाली है। मंडे से आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के क्वेश्चन बेस्ड सीरीज मिलते जाएंगे। वादा है एक एक बच्चों से मैं क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज देख लेना मेरे दोस्त, उसके बाद आप कभी भी दोबारा वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एकदम रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, मैं आपके बीच में सब कुछ उखाड़ फेंकूंगी।
परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट करो और बताओ इंडेफिनिट में कोई दिक्कत आ रही है यार? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सब क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज में सबक कराऊंगा। पहले फाउंडेशन आप पढ़ो, बताओ मजा आया कि नहीं, समझ गए कि नहीं, इंडेफिनिट प्रोनाउन हम रियल में पढ़ते क्यों है बेटा, क्लियर हो? चलिए इसी के साथ अगला एकदम प्रचलित प्रोनाउन पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो आपने सुना होगा सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट सुना हो ना, बंटवारा करने वाला, तो कहीं ना कहीं बंटवारे से रिलेटेड होगा। जरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या देखते हैं मेरे दोस्त। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हेडिंग करिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब बोला सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा, इसके बारे में जरा देखने का प्रयास करेंगे। आपने सुना है सर ईच एवरी आइदर नाइदर, क्या सुना है? ईच एवरी आइदर नाइदर, सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ही जाती हैं। तो जरा लिखिएगा, हमारे साथ लिखने का प्रयास करिए। ईच एवरी आइदर नाइदर, आगे लिखिएगा आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच एवरी आइदर नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको नोट कर लीजिए एक बार, बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ मैं आपको देने वाला हूँ। बोला ईच एवरी आइदर नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड दीज वर्ड्स ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। और जितने भी शब्द होते हैं सर ये हमेशा किस प्रकार ट्रीट करेंगे, ऑलवेज ट्रीट एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब ये जितने भी शब्द हैं ये हमेशा सिंगुलर के जैसे टेक करेंगे भाई, ट्रीट करेंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे भाई। अगर सिंगुलर के जैसे ट्रीट करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या करेगा, सिंगुलर टेक करेगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। अब बोला कि सर जितने भी शब्द हैं ईच एवरी आइदर नाइदर, इनसे सर क्या प्रश्न बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इतना पता चल गया कि ईच एवरी आइदर नाइदर आता है सर, और दीज वर्ड्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। जितने भी वर्ड है मेरे भाई सब सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एक कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से लिखिएगा। अगर मैं कह दूं ईच एवरी आइदर नाइदर सब के बाद, ठीक है ना, अगर ऑफ लग के दी आ गया या ऑफ लग के सीधा आपका कोई नाउन आता है, क्या आता है मेरे भाई, आपका कोई नाउन आता है और इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद ऑफ लग के यदि आपका कोई नाउन आता है तो हर एक कंडीशन में ये नाउन आपका प्लूरल होगा। आंख बंद करो और कॉन्सेप्ट समझते जाओ। बोला ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद ऑफ लग के आपका कोई अगर नाउन आता है तो ये हमेशा प्लूरल होगा। और इससे बड़ी बात जरा आगे देखना, जो ये वर्ब होगा बेटा ये हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों होता है वो चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, परेशान न होना। पहले इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करो, चुरा लो भाई, चुरा लो जल्दी से जल्दी। मैंने बोला किसी कॉपी किताब में परेशान न होया करो, कहीं नहीं मिलने वाला। ग्राफ गोली की तरह निकलता है और एकदम कॉपी कलम पहले ही बोलता हूं निकाले रहा करो, लिख लो अच्छे तरीके से, एकदम छाप लो। बोला ईच एवरी आइदर नाइदर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। इनके बाद ऑफ लग के अगर कोई नाउन आता है तो हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब हमेशा क्या करेगा, सिंगुलर टेक करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं कह दूं बेटा ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव प्लेड वेल। अब ये सेंटेंस लिखा हूं क्या सही है सर? आप तो कभी सही लिखते ही नहीं, हो सकता है गलत है। चलो देखने का प्रयास करते हैं। सर ने बताया था कि सर अगर हमको ईच दिखा, एवरी दिखा, इधर दिखा, नाइदर दिखा, इनके बाद ऑफ लग के अगर जो नाउन आएगा भाई वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, और इनके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया। देखना जरा इधर देखना, ईच लगा सर, ईच मिल गया। ऑफ लग के बताओ, ऑफ द के बाद हमारा ये नाउन आया। ये नाउन क्या सर बताए थे कि ईच ऑफ के बाद अगर जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। सर यहाँ तो स्टूडेंट लेकर आया सर, सबसे पहले इसको क्या करिएगा, प्लूरल करिए। और आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब बच्चा देखता है स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैव एकदम बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, बोला कि सर नाउन भले ही प्लूरल होगा, वर्ब क्या करोगे तुम, सिंगुलर करोगे, मतलब हैव के जगह आपको क्या करना होगा, हैज करना हो गया। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है। अब बताओ सर ऐसा होता क्यों सर, जब स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया तो हैव क्यों सिंगुलर कर देते हो इसको? एक चीज बताऊं, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक चीज बताना, हमेशा मेन सब्जेक्ट, क्या मैंने बोला,
मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, वर्ब लगती है। मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब टेक करती है। और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मैंने बोला एक जगह पढ़ोगे हर जगह काम आएगा। एक कंसेप्ट बता दूं मेरे भाई, पूरी जिंदगी पूरी पीढ़ी आपके लगने वाली है वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये लग गया फिर वहां ये लगने वाला है, कहीं नहीं। एक चीज बता दूं, हर जगह काम देगा। देखो अगर कभी भी किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में फर्स्ट प्रेपोजिशन, क्या बोला, फर्स्ट प्रेपोजिशन अगर आपको कहीं दिखाई दे देता है तो इसके पहले आने वाले नाउन, तो इसके पहले आने वाले नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है ना। बोला कि कभी भी सेंटेंस में जहां फर्स्ट प्रेपोजिशन दिख जाए उसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में मेरे भाई वर्ब लगता है। एक बार ग्राफ बना लो, एकदम दिमाग में हो जाना चाहिए। पहले इस कॉन्सेप्ट को लिखो, लिख लिया, जरा पीछे आना। अब बोला कि ये सेंटेंस देखना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब बोला सर हैव नहीं, हैज प्लेड वेल होना चाहिए था। देखिए अगर मैंने ऑफ की बात की, किसकी बात की बच्चा, ऑफ की बात की, तो ऑफ इस सेंटेंस में फर्स्ट प्रेपोजिशन है कि नहीं बताओ। इसके पहले आपका क्या आया, ईच आया है, जो कि ईच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नेचर क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर। अभी आपको मैंने बताया था कि नहीं, हमेशा सिंगुलर होता है। तो अगर ये हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होगा कि नहीं भाई। ये झांकी है, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज की टेलर है, मजा आएगा बहुत। ऐसे सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी कॉन्सेप्ट दूंगा, परेशान नहीं होना। सबसे सरल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा भाई, एकदम तोड़ फोड़ मचा दूंगा। बोला ना कि एकदम पोस्टमार्टम हो जाएगा, परेशान नहीं होना आप, ठीक है ना। बताओ यहां तक की बातें मेरे भाई क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ गए कि नहीं। सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे ईच एवरी आइदर नाइदर आएंगे, दे ऑलवेज टीचर जैसे सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर। और क्या चीजें होंगी, क्या फंक्शन बनने वाला है, कैसे प्रश्न बनेंगे, वो चीजें आपके विषय में क्लियर है कि नहीं। बताओ बेटा समझ गए हो कि नहीं। चलो इसी के आगे अगर एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको देने का प्रयास करूं, जैसे देखिएगा, जैसे मैंने बोल दिया यहां पे ईच ऑफ दी students have gone to participate this function। अब आप मुझे बताइए, जरा जल्दी जल्दी मेरे साथ देखिएगा, गौर करिए। बोला सर ईच एवरी अदर नाइदर के बाद अगर ऑफ आता है, फिर जो नाउन आता है वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, प्लूरल हो जाता है। सर स्टूडेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो क्या हो जाना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। एकदम नॉर्मल चीजें है भाई, ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये चीजें तो एकदम क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको देता हूं। अगर मैंने बोला कि प्रत्येक लोग खुश हैं, क्या बोला, प्रत्येक लोग खुश हैं। अब इसको अगर मैंने बोला ट्रांसलेट बना दो, इसको अगर ट्रांसलेट बना दीजिए, बोला प्रत्येक लोग खुश हैं। अगर मैं बात करता हूं एक छोटे से कंसेप्ट की, तो बताइए अगर मैं लिखता हूं ईच इज हैप्पी, या तो बताइएगा ईच आर हैप्पी। अब इन दोनों में क्या सही, ईच इज हैप्पी सही है कि ईच आर हैप्पी सही है, आप मुझे बताइएगा। ईच इज हैप्पी सही है बच्चा कि ईच आर हैप्पी सही है, प्रत्येक लोग खुश हैं। अब बच्चे एक चीज मैं पहले बता दूं, सीधा नेचर बताया था कि सर ईच एवरी आइदर नाइदर का नेचर ही होता है ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो बताओ ईच अगर है तो आगे कौन सी वर्ब आएगी, सर सिंगुलर वर्ब ही तो आएगी, यानी ये वाला सही और ये वाला गलत हो गया। चलो इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न मैं आपको बोलने वाला है। बोला कि सर हम प्रत्येक लोग खुश हैं। अब बोल दिया वी each is happy, या बताइए आप we each are happy। अब इन दोनों में आप मुझे बताने का काम करेंगे कि दोनों में कौन सा सही है। अब मैं आपको बता दूं कि अब वो पुराना कॉन्सेप्ट बिल्कुल गायब हो गया। बोला कि अगर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव, डीपी समझिएगा, डिस्प्ले पिक्चर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। सबसे पहले अगर सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो ये क्या करता है बेटा, ये सिंगुलर वर्ब टेक करता है, क्योंकि इसका नेचर ही होता है सिंगुलर, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बोला कि कभी भी अगर भूले भटके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पहले, क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पहले एनसी, एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस, यानी आपकी जो सब्जेक्टिव केस मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब आई वी यू दे, ये सब चीजें अगर आ जाए, मतलब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पहले एनसी, या समझिएगा सब्जेक्टिव केस की बात कही जा रही है, आपके पर्सन की बात करिए, या तो आपके बोला ना कि आई वी यू दे, ही सी इट दिस नाम, उनकी बात कही जा रही है, वो चीजें अगर दिख जाए तो समझिएगा कि इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या
करना है, वर्ब लगाना है बेटा, तब इस डिस्ट्रीब्यूटिव की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ध्यान रखना। अब बोला सर ईच हमारा क्या होता है, बताओ। ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन इसके पहले अगर नॉमिनेटिव केस आ गया, सब्जेक्टिव केस आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए था, तो वी के अकॉर्डिंग तो वर्ब होगा ही नहीं ईच कभी भी। अब बोला सर ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके पहले हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए, जबकि वी के अकॉर्डिंग आर सही है, यानी हम प्रत्येक लोग सही है। क्या होगा, वी ईच आर हैप्पी, ना कि वी ईच हैज हैप्पी। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, बताओ एक बार अच्छे तरीके से कमेंट्स करिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है मेरे दोस्त, उसको आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए देने वाला हूं, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। चलिए, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर मुझे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो उनका मैं क्लियर कर देता हूं। अभी कमेंट्स में देखता रहता हूं, आप लोग का जहां भी दिक्कत है वो चीजें मैं आपका बिल्कुल एकदम क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है ना। जहां प्रॉब्लम रहा करे आप कमेंट्स कर दिया करिए, मैं आपके जरूर बिल्कुल आपके सारे सोल्यूशन लेकर आऊंगा, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं बात कर लूं छोटे से वे में, हेल्पिंग वर्ब की बात किया तो इज, एम आर, वाज, वेर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, सारी चीजें हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब बोला सर एक चीज समझना, इसी का दूसरा नाम भी सर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। तो सर क्यों अलग कर देते हैं, क्यों हेल्पिंग अलग होता है ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक चीज समझना, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हिंदी क्या होता है, हेल्पिंग मतलब सहायता, वर्ब मतलब क्रिया, मतलब सहायता क्रिया, क्रिया की सहायता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब जहां हेल्पिंग वर्ब लग गया, समझ लो वहां पे हमारी मेन वर्ब आएगी ही आएगी। क्या बोला, जहां हेल्पिंग वर्ब लग गया वहां मेन वर्ब आएगी ही आएगी, और जहां मेन वर्ब नहीं आया वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। बात समझ गए। अगर मैंने बोला आई एम अ बॉय, ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखना, आई एम रीडिंग बुक। अब दोनों सेंटेंसेस में एम लगाया हूं मैं बेटा ना, देखना ये भी आपका एम है, ये भी आपका एम है, लेकिन ये एम आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और ये एम आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सर ये अंतर कैसे हुआ, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। बोला हेल्पिंग वर्ब तब आएगा जब इसके बाद मेन वर्ब होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने बाद मेन वर्ब लेता है, और कभी भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब तब होगा जब इसके बाद नाउन होगा। बोला कि अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू की जज के बाद अगर मेन वर्ब आ गया तो इसका नाम हेल्पिंग वर्ब भी रहता है। फिर से सुनना, इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, अगर इनके बाद मेन वर्ब होता है तो इनका नाम हेल्पिंग वर्ब भी रहता है। लेकिन अगर इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड के बाद बेटा नाउन आ जाए तो उसका नाम ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। चेंजेस समझ में आ गया। जैसे देखना, बोला कि आई एम अ बॉय, तो एम के बाद बेटा नाउन आ गया, तो अगर इनके बाद अगर नाउन आ गया तो बताओ इसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। अब बताए एम के बाद रीडिंग आया, रीडिंग बताओ मेन वर्ब है ना भाई, मेन वर्ब के ही तो बनते हैं, रीडिंग बिफोर बना हुआ है, तो बताओ मेन वर्ब आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, यही नॉर्मल डिफरेंट था, ठीक है ना। तो जितनी भी समस्याएं हुआ करे बेटा एक बार कमेंट्स कर दिया करे, मैं सारी चीजें आपकी चेक करता हूं और सब में पर्टिकुलर बताने का प्रयास करूंगा। जो छोटी चीजें होंगी मैं उसे सेशन के लास्ट में बता दूंगा, अगर बड़ी होंगी तो पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए देकर आऊंगा, ठीक है ना। बताइए कोई भी कमेंट समस्या होगी तो एक बार बिल्कुल कमेंट्स करिएगा, एकदम बेहिचक। मैंने बोला अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के यार प्यार देते रहिएगा, जो भी दिक्कत रहा करे तुरंत शेयर करिए, ठीक है ना। और एक चीज बताओ भाई, मेरा तो काम है आपको पढ़ाना, अच्छे अच्छे कंटेंट देना, आपके भी कुछ वर्क्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा भाई आप शेयर करिएगा। जितने भी हमको देख रहे हैं सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बने हुए, कहीं नहीं व्हाट्सएप मैसेंजर या जहां चीज इंस्टा वगैरह सारी चीजें से, तो एक बार ज्यादा से ज्यादा हर जगह शेयर कर दो मेरे भाई, वही आपकी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। चलिए मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए और मीठे मीठे कमेंट्स करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि किताबों के आगे झुके हुए सर दुनिया में किसी के आगे झुकते नहीं, सोल्यूशन मात्र एक है, मन लगा के पढ़ाई करना। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।